चलिए भाई, नमस्कार बच्चों। एराइल हैलाइड स्टार्ट किया जाए। एल्काइल हैलाइड हम लोग लास्ट क्लास में खत्म किए हैं, ठीक है। चलो, तो एल्काइल हैलाइड के सारे क्वेश्चन अब आप लगा सकते हैं और अब हम लोग एराइल हैलाइड की बात कर लिया जाए, ठीक है। अच्छा देखो, एराइल हैलाइड का जनरल अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो बेंजीन से डायरेक्टली अगर हैलोजन जुड़ा है ना, ऐसा कुछ, तो इस तरह के कंपाउंड को, इस तरह के, ये एक्स कोई हैलोजन है तो इस तरह के स्पीशीज को हम लोग एराइल हैलाइड बोलेंगे, है ना। एराइल मतलब बेंजीन वाला पार्ट, एक बार बात किए थे हम लोग, है ना। अच्छा, अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि मान लो अगर ऐसा आ जाए CH2Cl, ऐसा मान लो, ऐसा दे दे, बोले बताओ ये एल्काइल हैलाइड है या एराइल हैलाइड है। ऑल्दो ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, है ना। तो ये एराइल हैलाइड नहीं है, इसमें बेंजीन इसमें भी है, लेकिन एराइल हैलाइड वो जिसमें हैलोजन डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा हो, वो एराइल हैलाइड है, ठीक है। या एरोमेटिक हैलाइड ऐसा पूछ सकता है ना। एराइल हैलाइड ना लिख के वो लिख सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक हैलाइड। तो एरोमेटिक हैलाइड के बोले सर इसमें भी एरोमेटिक है, ये भी हैलाइड है, तो एरोमेटिक नहीं, ये एरोमेटिक हैलाइड नहीं है क्योंकि इससे कार्बन से जुड़ा है, तो ये एलिफेटिक हैलाइड है। एरोमेटिक हैलाइड ये है, समझ गए बात ना, या एराइल हैलाइड या एरोमेटिक हैलाइड, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। चलो, तो छोटा चैप्टर है ये। चैप्टर क्या, एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड में ही है ना। ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं है इसका, एक ही दो रिएक्शन इसमें पढ़ना है हम लोग को। चलो देखो तो जरा, सबसे पहले अगर इसमें हम लोग स्टार्ट करें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। और इसमें सबसे पहला है बाय EAS रिएक्शन। क्यों भाई, पढ़े हम लोग बेंजीन ले लेते थे और इससे हम लोग को एराइल हैलाइड बनाना है, तो यहां पर हम लोग कोई हैलोजन ले लेते थे, साथ में एनहाइड्रस AlCl3 ले लेते थे, है ना। तो यहां पर डायरेक्टली H को हटाकर उस जगह पर कौन चला जाता था, हैलोजन आ जाता था। तो एक तो ES रिएक्शन से हम लोग कुछ भी बना सकते हैं, है ना, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, कुछ भी बना सकते हो आप। तो एक तो ये मेथड हो गया, जो पढ़े हैं इसका मैकेनिज्म और ये सब हम लोग डिटेल में पढ़े हैं, इसको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन जो इसमें है वो है बाय सैंडमेयर्स रिएक्शन, है ना, सैंडमेयर्स रिएक्शन। और ये जो है ये पढ़ना है अपने को, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आगे तक काम आएगा। तो सैंडमेयर रिएक्शन में करते क्या है हम लोग, है ना, ऐसे समझा जाए कि बेंजीन ले लिया और यहां पर NH2 जुड़ा है, मतलब हम लोगों ने ले लिया है एनिलिन। एनिलिन को अगर ट्रीट किया जाए नाइट्रस एसिड के साथ, HNO2 के साथ, या HNO2 जो होता है वो अनस्टेबल होता है, डिकम्पोज हो जाता है ना। तो HNO2 न लेकर हम लोग सॉल्ट ले लेते हैं, NaNO2 और प्लस HCl ले लेते हैं, ठीक है। या कोई भी आप स्ट्रॉन्ग एसिड ले सकते हैं ना, जैसे NaNO2 और साथ में हम लोग H2SO4 ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने एनिलिन ले लिया और इनमें से किसी के साथ रिएक्शन कराया, ठीक है, HNO2 दिया हो या सॉल्ट ऑफ HNO2, मतलब NaNO2, NaNO2, KNO2, कुछ भी ऐसा दे सकता है, और साथ में एक स्ट्रॉन्ग एसिड अगर दे दे, तो ये दोनों कंबाइन करके पहले HNO2 बनाते हैं। इसका मैकेनिज्म करेंगे हम लोग, पहले समझा जाए कि क्या रिएक्शन है। अच्छा, टेम्परेचर हम लोग रखते हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये भी बात करेंगे कि क्यों इतना कम टेम्परेचर रखा जाता है। तो जब एनिलिन ले लिया और उसका HNO2 के साथ रिएक्शन कराया, तो दिस एनिलिन कन्वर्ट्स इनटू दिस, और इसको बोलते हैं हम लोग बेंजीन, बेंजीन डाइएजोनियम, है ना, सॉल्ट, बेंजीन डाइएजोनियम। एजो मतलब होता है नाइट्रोजन, डाइएजोनियम मतलब होता है दो नाइट्रोजन, ठीक है ना। तो एनिलिन ले लिया और उसमें बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का अगर हम लोगों ने रिएक्शन कराया,
ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे ले लें HCl इन प्रेजेंस ऑफ CuCl, CuCl की जगह पर Cu2Cl2 भी लिखा रह सकता है, दोनों सेम बात है ना। तो यहाँ पर ये वाला नाइट्रोजन हटाकर यहाँ पर उसकी जगह ले लेता है कौन, क्लोरीन। ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग HCl की जगह पे हम लोग HBr ले लिए इन प्रेजेंस ऑफ CuBr, तो भी यहाँ पर ब्रोमीन आ जाएगा। अगर हम लोग सिंपली यहाँ पर क्यूप्रस साइनाइड ले लिए CuCN, तो यहाँ पर है ना Cn आ जाएगा। आई बात समझ में? तो ये प्रोसेस नहीं, ये तो मैंने आपको बताया कि यहां से पहले डाइजोनियम बनाया जाता है, और एक बहुत यूजफुल जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, बहुत यूजफुल इंटरमीडिएट है ना, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बोल सकते हो, है ना। इससे हम लोग बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, है ना, बेंजीन डेरिवेटिव्स में। ठीक है। तो सैंडमेयर रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें, हमने पूरा एक लेखा जोखा आपको दिया है। अगर हम लोग सैंडमेयर रिएक्शन की बात करें, तो सैंडमेयर रिएक्शन यहां से आगे है। ठीक है। इससे इसको बनाने के प्रोसेस को हम लोग सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को जब HCl इन प्रेजेंस ऑफ Cu2Cl2 या CuCl के साथ रिएक्शन करा देंगे तो क्लोरीन आ जाएगा, वहां पर क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। सेम चीज ब्रोमीन ले लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, CuCN ले लेंगे तो साइनोबेंजीन बन जाएगा या बेंजोनाइट्राइल बन जाएगा। ठीक है। साइनोबेंजीन बोल सकते हो या बेंजोनाइट्राइल बोल सकते हो, समझ के बाद। सो इसके आगे से जो रिएक्शन है इट इज कॉल्ड सैंडमेयर्स रिएक्शन। ठीक है। चलिए, तो पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर इसका हम लोग मैकेनिज्म समझा जाए। लिख लिया है? पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए, थोड़ा सैंडमेयर रिएक्शन का हम लोग मैकेनिज्म समझा जाए। देखो, हम लोग सबसे पहले एनिलिन से हम लोग बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाना सीख ले। ठीक है। ऑल्दो ये सैंडवेयर का प्रोसेस नहीं है ना, लेकिन एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, आगे तक इस्तेमाल आएगा, तो इसको हम लोग सीख लेते हैं। ये बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है। टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। देखो अब यहाँ पर देखो, NaNO2 प्लस HCl, ये बेस की तरह काम करेगा, ये एसिड की तरह काम करेगा। ये दोनों रिएक्ट करेंगे, HNO2 बन जाएगा और साथ में NaCl बन जाएगा। ठीक है। ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड से वीकर एसिड की तरफ रिएक्शन जा रहा है। बेसिकली यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है। HNO2 जो है वो हम लोग स्टोर करके नहीं रख सकते, है ना, वो टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, ऑक्साइड बना लेता है। तो इसलिए हम लोग इसको ड्यूरिंग द रिएक्शन इस मिक्सचर के थ्रू यहाँ प्रिपेयर करते हैं। और जब भी हम लोग कोई भी चीज ऐसा करते हैं कि किसी चीज को हम लोग ड्यूरिंग द रिएक्शन अगर प्रोड्यूस करें, ड्यूरिंग द रिएक्शन अगर बनाएं, तो ऐसे प्रोडक्शन को, है ना, हम लोग इन सिटू नाम देते हैं, टेक्निकल नाम है, इन सिटू प्रोड्यूस कर रहे हैं। इन सिटू मतलब एक होता है इन सिटू और एक्स सिटू। ठीक है। तो इन सिटू मतलब विद इन द रिएक्शन कंडीशन हम लोग उसको प्रोड्यूस किए। ठीक है। तो इन सिटू मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इसकी। ठीक है। तो ये बन गया। अब देखो, मीडियम अभी भी एसिडिक है ना। अब क्या होगा, अगर हम लोग HNO2 के स्ट्रक्चर को ध्यान दें, मीडियम अपना एसिडिक है, तो H प्लस इस ऑक्सीजन पे करेगा अटैक, यहाँ पे बन जाएगा HOH, यहाँ पर प्लस चार्ज और यहाँ पर NO। ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप हो गया है, यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा, तो अपने को NO प्लस इलेक्ट्रोफाइल मिल जाएगा, साथ में वाटर जो है बाहर जाएगा। ठीक है। तो
हमने ये मिक्सचर लिया, इससे HNO2 बना, मीडियम हाईली एसिडिक है, चाहे HCl से H प्लस आया हुआ, चाहे दूसरे HNO2 मॉलिक्यूल से ये H प्लस आए, ये इस पर अटैक करके इसको यहाँ बाहर कर देगा और ऐसा बना देगा। समझ में आई इतनी बात? ठीक है, तो NO प्लस इलेक्ट्रोफाइल अपना बन गया। अब देखना ध्यान से, अब ये जो बेंजीन है और उस पर NH2 जुड़ा है, NO अपना इलेक्ट्रोफाइल है, ये इस लोन पेयर पे प्रिडोमिनेटली कर जाएगा अटैक, नहीं बन जाएगा PH NH H, यहां पर प्लस चार्ज, यहां पर आ जाएगा NO, ये H प्लस मीडियम में चला जाएगा, कोई इसको Cl माइनस या NO2 माइनस जो है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, फिर यहां से बन जाएगा अपने, ध्यान से देखो, PH NH N डबल बॉन्ड O, ऐसा कुछ बन गया। अच्छा, ये N डबल बॉन्ड O है, ये अल्फा नाइट्रोजन है, यहां पर इस तरह का टॉटोमराइजेशन हो सकता है क्या? अगर हम लोग बात करें तो देखो जरा ध्यान से, है ना, ध्यान से लिखना है ना, थोड़ी जगह कम है, हम कंजस्टेड लिख रहे हैं। तो यहाँ पर एक नाइट्रोसो ऑक्सीमिनो टाइट्रेशन, हम टॉटोमरिज्म हम लोग एक बार पढ़े थे ना, तो वैसे ही कुछ हो रहा है यहाँ पर, नहीं टॉटोमराइजेशन हो रहा है। तो ये बन जाएगा PH N डबल बॉन्ड N OH, ऐसा बन गया। ठीक है, इन दोनों पर एक एक लोन पेयर है। मीडियम कैसा है भाई? एसिडिक है, HCl पड़ा हुआ है, HNO2 पड़ा हुआ है, ये H प्लस फिर इस ऑक्सीजन को प्रोटोनेट कर देगा और यहाँ पर N डबल बॉन्ड N, यहाँ OH2 प्लस बन जाएगा। ये फिर से अपने पास एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप डेवलप हुआ, ये लोन पेयर यहाँ बॉन्ड बनाते हुए इसको वाटर को एज ए लीविंग ग्रुप बाहर कर देगा, बन जाएगा PH N ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पर प्लस चार्ज, और इस पर प्लस चार्ज है तो एक Cl माइनस जहां से H प्लस आया होगा वो सॉल्ट फॉर्म में इस तरह से रहेगा। तो ये बन गया अपना बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, ये बन गया अपना बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, और ये स्टेबल होता है सिर्फ और सिर्फ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस तक, है ना। अगर आप इसको भी ध्यान से देखें, है ना, या इधर एक बार समझो, अगर मैं ये नाइट्रोजन जो N ट्रिपल बॉन्ड N है, अगर मैं ये बॉन्ड तोड़ दूं नाइट्रोजन की तरफ, अगर ये बॉन्ड तोड़ दूं तो ये N2 गैस बन जाएगी क्या? और आपको अब याद आ रहा होगा कि हम लोग जब लिविंग ग्रुप एबिलिटी लिखे थे तो उसमें हम लोग N2 प्लस को बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप बताए थे, सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप, सुपर लिविंग ग्रुप बोलते थे। तो ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, समझ के बाद, तो ये बहुत आसानी से बाहर जा सकता है ना। तो इसी वजह से यहां पर ये अगर टेम्परेचर बहुत कम कर दिए हम लोग, 0 to 5 डिग्री कर दिए, केवल तभी ये स्टेबल होता है। और स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड है और बेंजीन के पास अगर हम लोग ध्यान से अगर अलग से बनाए, है ना, अगर आप थोड़ा सा सोचें ध्यान से, N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस ऐसा है, ये बेंजीन का पाई बॉन्ड है, यहां पर थोड़ा बहुत रेजोनेंस हो रहा है ना, मतलब रेजोनेंस हो रहा है थोड़ा बहुत, क्या रेजोनेंस हो रहा है ना, लेकिन ऑफ कोर्स रेजोनेंस हो रहा है तो यहां पर थोड़ा सा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, इसी वजह से ये नहीं निकल रहा है ना। नहीं तो अगर बेंजीन की जगह पर नॉर्मल एलिफेटिक, अगर यहां पर हम लोग R पार्ट ले लें तो वो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में भी वो स्टेबल नहीं होगा, वो नाइट्रोजन बाहर चला ही जाएगा। समझे बात मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है या बेंजीन डेरिवेटिव का डाइजोनियम सॉल्ट होगा जो भी, उसमें क्योंकि यहां पर इस रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, इस वजह से नाइट्रोजन यहां पर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस तक नहीं निकलता है, स्टेबल रहता है क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर उससे ज्यादा बढ़ा दें, है ना, तो वो नाइट्रोजन निकल ही जाता है क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ना, ऐसा तो नहीं कि डबल बॉन्ड पूरा आ गया है। बात समझ में आ रही है ना। तो क्योंकि ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है और हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो नाइट्रोजन बाहर निकल ही जाएगा, और अगर नाइट्रोजन बाहर निकल गया, यहां पर देखो ध्यान से, तो फिनाइल कार्बोकेटाइन बन जाएगा, और फिनाइल कार्बोकेटाइन हाईली अनस्टेबल होता है। समझ के बाद, तो इस वजह से, है ना, यहां पर हम लोग टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री रखते हैं सो दैट कि ये ना निकल पाए।
लेकिन अगर हम 5 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वो निकल ही जाएगा, क्योंकि वो बहुत 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 क्या सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है। समझ के बात ना। भले फिनाइल कार्बोकेटायन अनस्टेबल बन रहा है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट इज बेस्ट लिविंग ग्रुप, इससे बढ़िया नहीं है कोई। समझ गए? तो ये बात आई समझ में। अगर बेंजीन की जगह कोई आर पार्ट होता तो वो 0 to 5 डिग्री में भी निकल ही जाता। ठीक है, पहले इतना लिख लो, मैं ये पॉइंट लिखवा देता हूं। समझ गए इतनी बात? तो इस तरह से एनिलिन से बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। इतना नोट करिए पहले, फिर हम लोग आगे बात करें। पॉज करके कर लो। ठीक है, यहां पर नोट करके एक पॉइंट लिख लिया जाए कि जो अगर बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, ठीक है, दिस इज स्टेबल एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लेकिन अगर कोई Rn2+ होता, ये एलिफेटिक पार्ट होता, तो ये हम लोग लिखेंगे अनस्टेबल इवन एट 0 डिग्री। मतलब ये यहां से बाहर R+ बना ही देता और नाइट्रोजन गैस एस्केप करती है। मतलब अगर, है ना, ये एलिफेटिक पार्ट है, अगर ये एलिफेटिक पार्ट है और अगर आप डाइजोनियम बनाए, मतलब अगर हम लोग यहां पर ऐसा लिखना चाहें कि RnH2 था और इससे अगर हम लोग HNO2 का रिएक्शन करा दिए या NaNO2+ HCl का रिएक्शन करा दिए, टेम्परेचर हम लोग 0 to 5 डिग्री रखे हैं, तो भी यहाँ पर Rn2+ Cl- बनेगा, ये बाहर जाएगा और यहाँ पर इस तरह का कार्बोकेटायन ऑलवेज बनेगा, ऑलवेज। मेरी बात समझे? तो ये बात बोली जा रही है, इवन एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाएगा और कार्बोकेटायन बनना ही बनना है। सिर्फ तब नहीं बनेगा जब ये बेंजीन एंड डेरिवेटिव होगा और टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री होगा। समझ गए बात ना? तो ये चीज भी लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ना? तो ये भी हम लोग आगे समझेंगे, अमीन्स जब पढ़ेंगे तो उसमें रिएक्शन में आएगा, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस बात को। क्लियर? सेम मैकेनिज्म सब कुछ वैसे ही बनेगा। ठीक है ना? तो ये जल्दी से नोट कर लो, आगे बढ़ा जाए। लिख लिया है? देखो, अब ये जो डाइजोनियम सॉल्ट बन गया है N2+, है ना, अब ये रिएक्शन जो है सैंडमेयर्स रिएक्शन, कि इसका रिएक्शन हम लोग HCl इन प्रेजेंस ऑफ CuCl कर दें तो यहाँ पर Cl आ जाएगा। अगर हम लोग HBr इन प्रेजेंस ऑफ CuBr कर दें तो यहाँ पर ब्रोमीन आ जाएगा। अगर हम लोग CuCl ले लें तो यहाँ पर साइनाइड आ जाएगा। ठीक है, और ये जो यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये बिलीव किया जाता है कि ये AR-SN1 मैकेनिज्म के थ्रू जा रहा है। ठीक है, AR जैसे SN1 SN2 था, वैसे ही एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, मतलब क्योंकि एरोमेटिक लग गया है। ठीक है, तो ये बिलीव किया जाता है कि ये AR-SN1 मैकेनिज्म से जाता है, जो हम लोग अभी इसके केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर इसको वही समझ लिया जाएगा क्या है। ऑफ कोर्स SN1 जैसा ही कार्बोकेटाइन बनता है, यहां पर भी बनता है, ऐसा बिलीव किया जाता है। समझ गए बात? तो इन रिएक्शंस को हम लोग सैंडमेयर्स रिएक्शन बोलते हैं, है ना। और यहां से हम लोग और भी कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है, मान लो अगर हम लोग इसका KI ले लिए और इसको रिफ्लक्स कर दिए,
रिफ्लक्स मतलब बात किए थे, थोड़ा सा बॉईल कर दिए, हीट कर दिए, तो यहाँ पर आयोडोबेंजीन भी बन जाता है। ठीक है, आयोडोबेंजीन भी बन जाता है। मतलब एराइल क्लोराइड ब्रोमाइड बनाने के लिए हमको सैंडमेयर रिएक्शन का इस्तेमाल करना है। कैटलिस्ट के तौर पे CuCl या CuBr लेते हैं या CuCN लेते हैं, लेकिन आयोडाइड बनाने के लिए हम लोग को कोई कैटलिस्ट की जरूरत नहीं होती, हम लोग सिर्फ Ki के साथ हीट कर देते हैं, रिफ्लक्स कर देते हैं, तो आयोडोबेंजीन बन जाता है। ठीक है, ऑल्दो ये जो है ये सैंडमेयर्स रिएक्शन नहीं है, सैंडमेयर्स रिएक्शन ये है। ठीक है, लेकिन क्योंकि आयोडोबेंजीन एराइल हैलाइड हम लोग बना रहे हैं, तो एराइल हैलाइड के बाद हम लोग करें कि हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट लेकर अगर इनके साथ कर दें ट्रीटमेंट, है ना, या Ki के साथ रिफ्लक्स कर दें, तो आयोडोबेंजीन बन जाएगा। समझ के बाद, तो ये हो गया अपना सैंडमेयर्स रिएक्शन। इसी तरह से एकदम एग्जैक्टली सेम, है ना, एक होता है गैटरमैन्स रिएक्शन। ठीक है, गैटरमैन्स रिएक्शन सेम सैंडमेयर जैसा है। देखो, इसमें भी बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट ले लिया जाता है और इसका रिएक्शन अगर हम लोग करा दें HCl इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर, तो यहां पर क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अगर हम लोग ले लें HBr इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर, ठीक है, तो यहां पर ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, लगभग सेम प्रोसेस है। यहां पर CuCl लिया गया था, यहां पर कॉपर पाउडर ले लिया गया है। ठीक है, एक ही बात है, मतलब ये कॉपर पाउडर पहले HCl से रिएक्ट होकर CuCl बनाएगा और फिर सैंडमेयर रिएक्शन होगा। लेकिन क्योंकि इन्होंने रॉ मटेरियल जो है वो रिएजेंट के तौर पर कॉपर पाउडर ले लिया है, तो वो अलग है इससे, तो इसलिए अलग नाम है रिएक्शन का। रिएक्शन सेम ही है। ठीक है, यील्ड इस रिएक्शन का इस रिएक्शन से बेटर है। ठीक है, तो गैटरमैन प्रोसेस ये हो गया, दोनों एकदम सेम है, दोनों एक ही जैसे हैं, बस वहां कॉपर पाउडर है, यहाँ CuCl है, यील्ड इसका ज्यादा है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, गैटरमैन रिएक्शन हो गया। बढ़ा जाए आगे। फिर नीचे एक पॉइंट लिखो, नीचे एक पॉइंट लिखिए, फ्लोरोबेंजीन फ्लोरोबेंजीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। फ्लोरोबेंजीन कैन नॉट बी prepared by this method because of explosive nature, because of explosive nature। ठीक है, तो एक्सप्लोजिव हो जाता है अगर हम लोग HF इन प्रेजेंस ऑफ CuF ले लें, तो नेचर जो रिएक्शन का एक्सप्लोजिव हो जाता है, इसलिए फ्लोरोबेंजीन हम लोग ऐसे नहीं बनाते हैं, है ना। तो फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए हम लोग एक स्किमन रिएक्शन की बात करते हैं, है ना, स्किमन रिएक्शन, और इससे हम लोग बनाते हैं, है ना, फ्लोरोबेंजीन ArF, है ना, एराइल फ्लोराइड। और इसमें भी लगभग वैसा ही है कहानी। इसमें क्या है, डाइजोनियम सॉल्ट ले लिए, और डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। इसका रिएक्शन हम लोग HF प्लस BF3 के साथ कर देते हैं। HF प्लस BF3 भी लिखा रह सकता है या HBF4 भी लिखा रह सकता है, क्योंकि ये F इसमें कोऑर्डिनेट कर देगा, तो HBF4 ऐसा कुछ बन जाएगा ना, H प्लस और BF4 माइनस, तो चाहे ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो। तो जब हम लोग इससे रिएक्शन कराते हैं, तो यहां पर एक ऐसा सॉल्ट बन जाता है N2BF4 माइनस। ठीक है, और ये सॉलिड होता है, वाइट क्रिस्टल होता है। ठीक है, वाइट क्रिस्टल फॉर्म में ये सॉल्ट अपने को मिलता है, और फिर इसको हम लोग क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं, तो इसमें कुछ बॉन्ड्स के रीअरेंजमेंट से यहाँ पे फ्लोरीन आ जाता है, नाइट्रोजन गैस बाहर चली जाती है, और BF3 BF4 माइनस भी बाहर हो जाता है। समझ गए, मतलब यहाँ से नाइट्रोजन बाहर जाता है, यहाँ से फ्लोराइड आकर इमिडिएटली यहाँ पर जुड़ जाता है। तो कुछ बॉन्ड्स का रीअरेंजमेंट इस तरह से होता है, और अपने को फ्लोरीन फ्लोरोबेंजीन यहाँ पे मिलता है। दिस इज कॉल्ड स्किमन रिएक्शन। ठीक है,
अच्छा, ये जो व्हाइट कलर का क्रिस्टल बना है, अगर हम लोग इसको NaNO2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर, इसको इसके साथ अगर हम लोग हीट कर दें, है ना, तो यहां पर नाइट्रोबेंजीन भी अपने को मिल सकता है। समझ के बात कि इसको अगर सिंपली हीट कर दिए तो क्लोरोबेंजीन, और NaNO2 कॉपर के साथ हीट कर दिए तो नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो ये सब अलग अलग, है ना, कंपाउंड बनाने का जो है तरीका है। तो आप देख ही रहे हैं कि ये जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है बड़ा यूजफुल है ना, जो रॉ मटेरियल है ये बहुत सारे चीज बनाने के लिए। इसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे फिनॉल्स में, है ना। ये इससे हम लोग बहुत बेंजीन भी वापस बना सकते हैं, फिनॉल बना सकते हैं, साइनोबेंजीन बना सकते हैं, बेंजोइक एसिड बना सकते हैं, तमाम एरोमेटिक कंपाउंड्स बना सकते हैं। समझ गए? तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ा जाए। क्लियर है सबको? आइए अब फिर एक मेथड है बोरोडीन जो पढ़ चुके हैं, बोरोडीन हंस डीकर रिएक्शन, है ना। अगर हम लोग ऐसा कुछ ले लिए, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिए, और इसको अगर हम लोग यहाँ पर, है ना, मान लो Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 के साथ अगर हम लोग हीट कर देंगे, तो पढ़े थे हम लोग कि यहाँ पर ये हटकर कौन आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा, AgBr प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और साथ में, है ना, CO2 का लॉस होगा। ठीक है, तो एलिफेटिक लेकर पढ़े थे, एरोमेटिक के साथ भी ये बन जाएगा। ठीक है, आप ये परेशान नहीं होंगे कि फ्री रेडिकल यहाँ पे स्टेबल है कि नहीं है, ये बन जाता है। ठीक है, चलो, तो बोरोडीन हंस डीकर रिएक्शन से भी हम लोग इसको बना सकते हैं, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ा जाए। चलो अब देखो, अब लिखो, अच्छा, इसका भी फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए आप आधी जगह छोड़ लो, है ना। वैसे तो एक ही जगह लिखा है एनसीईआरटी में, आप चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो, चाहो तो दोनों एक साथ लिख सकते हो ना। इसका भी फिजिकल प्रॉपर्टी आप लिख लेंगे। ठीक, अब हम लोग इसका केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है भाई। तो इसका जो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है ना, वो है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ARSN, जैसे एल्काइल हैलाइड का है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वैसे यहां पर है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, और शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं ARSN, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। AR स्टैंड्स फॉर एरोमेटिक। ठीक है, चलिए, तो ये जो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ये बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है ना। एक है ARSN2 बायोमोलिकुलर, और एक है ARSN1 यूनिमोलिकुलर। ठीक है, अच्छा, यहां पर ARSN2 में दो पार्ट है। एक मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म, एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म, और इसको नॉर्मल तौर पर हम लोग ARSN2 इसी को बोलते हैं। ठीक है, ऑल्दो इसके दो पार्ट हैं, पहला और दूसरा, लेकिन ARSN2 कहीं लिखा है तो हम लोग यही बात समझते हैं, है ना, बाय एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। और जो ARSN2 का जो दूसरा मैकेनिज्म है वो है एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म। ठीक है, और इसको भी ARSN2 बोल सकते हैं, लेकिन कॉमनली इसको हम लोग बेंजाइन मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं।
समझे बात? तो ArSN2 ये भी है और ये भी है, लेकिन अगर कहीं ArSN2 लिखा है तो हम लोग नॉर्मल तौर पर इस वाले मैकेनिज्म समझते हैं। इस वाले मैकेनिज्म को भी ArSN2 बोल सकते हैं, बट ये ArSN2 का बेंजाइन मैकेनिज्म है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो दो ArSN2 दो तरह से होता है, एडिशन एलिमिनेशन और एलिमिनेशन एडिशन, ठीक है? और ArSN1 का एक ही अपने पास तरीका है, एक ही तरह से होता है। तो इन्हीं रिएक्शंस को हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है? तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग एक एक करके स्टार्ट करें। ठीक है, नोट कर लिया है? अब देखो, नॉर्मली अगर हम लोग बात करें कि कोई एराइल हैलाइड नॉर्मल SN2 रिएक्शन नहीं देता है, मतलब अगर हम लोग इसका किसी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कराएं और हम लोग सोचते हैं कि ऐसा हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है ना? और इसकी वजह हम लोग पढ़े थे, इसकी कई वजह हैं। एक वजह है कि इसमें रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, ठीक है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर। दूसरी वजह ये होती है, हम लोग यहाँ पर ये बात भी किए थे कि ये भाई हेलोजन है, इसके p ऑर्बिटल्स ऐसे होते हैं बेंजीन के, याद आ रहा है ना? SN रिएक्शन जब पढ़ रहे थे, तो इसके बैक साइड अटैक ही पॉसिबल नहीं होता न्यूक्लियोफाइल का, क्योंकि इसके ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, ये भी पढ़े थे। तो ये एक वजह हो गई कि ये नॉर्मल SN2 यहाँ पर नहीं होता। दूसरी वजह ये हो गई कि क्योंकि बैक साइड अटैक नहीं हो सकता, और SN1 भी यहाँ पर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर अगर ये बाहर चला जाए तो यहाँ पर ऐसा कार्बोकेटाइन बनेगा, फिनाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है? और फिनाइल कार्बोकेटाइन जो है वो हाईली अनस्टेबल होता है, तो ये ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है? कंफ्यूज मत हो सर, ये ArSN1 तो यहाँ होता है, तो ये कैसे नहीं होता? वो एराइल हैलाइड के साथ नहीं होता, ये डाइजोनियम के साथ होता है, ये पढ़ेंगे आगे हम लोग। एराइल हैलाइड इस तरह से बाहर नहीं जा सकता, समझ के बात? क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल फिनाइल कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो नॉर्मल केस में ना तो इसमें SN2 होगा इन दोनों वजहों से, ना SN1 होगा इस वजह से, ठीक है? तो इसमें जो मैकेनिज्म फॉलो होता है दैट इज कॉल्ड ArSN2, और ये थोड़ा सा डिफरेंट है SN2 से, है ना? SN2 वन स्टेप रिएक्शन होता है, ArSN2 दो स्टेप रिएक्शन होता है। चाहे ये मैकेनिज्म देख लीजिए, चाहे ये मैकेनिज्म देख लीजिए, क्लियर बात? चलो, तो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ा जाए। ठीक है, तो यहां पर एक पॉइंट पहले लिखो, एक पॉइंट पहले लिखिए। नॉर्मली तो नहीं होता, ये बात तो लिख लिया हम लोग, लेकिन एक पॉइंट लिखो, however if some strong electron withdrawing group, if some strong electron withdrawing group is present at ortho and or para positions, is present at ortho and oblique or, मतलब दोनों जगह भी हो सकता है या दोनों में से एक जगह हो, ऑर्थो एंड ऑब्लिक और पैरा पोजिशन, then ArSN2 mechanism follows, और ArSN2 जब हम लोग बोल रहे हैं तो हमेशा पहला मैकेनिज्म आप समझेंगे ArSN2 का, मतलब एडिशन एलिमिनेशन, ठीक है? तो ये बोला जा रहा है कि भाई देखो, मान लीजिए कि हम लोग के पास यहाँ पर एल्काइल क्लोराइड है, तो नॉर्मली तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगा SN2, लेकिन अगर हम पीछे ही पड़ जाए कि नहीं भाई इसको हमको कराना ही SN2 यहाँ पर,
तो अगर आपको जबरदस्ती कराना है SN2 तो आपको बहुत ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए। मतलब अगर आप 673 केल्विन के आसपास टेम्परेचर ले लें, अगर आप 100 एटमॉस्फेयर से 300 एटमॉस्फेयर के आसपास हाई प्रेशर ले लें, हाईली ड्रास्टिक कंडीशन ले लें, तो क्या होगा, बेचारा रिएक्शन कर ही जाएगा, है ना, अटैक हो ही जाएगा उसके ऊपर। बात समझ में आ रही है? तो ये यहाँ पर OH बन जाएगा, और क्योंकि मीडियम बेसिक लिया है तो O- फिनॉक्साइड बना दिए हम लोग, इसमें से H+ डाल दोगे तो फिनॉल बन ही जाने वाला है। समझ गए बात ना? तो अगर आप जबरदस्ती रिएक्शन कराना चाहते हैं तो आपको एक ड्रास्टिक कंडीशन देनी होगी न्यूक्लियोफाइल सिस्टम में, तब जाके ये मैकेनिज्म फॉलो हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो बोला ये जा रहा है कि ऐसा देखा गया कि अगर इसके ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, और अब अगर इसका रिएक्शन कराया गया तो ये देखा गया कि अब कम ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए, है ना, मतलब ये रिएक्शन हो जा रहा है, ये भी वैसे ही होगा, पहले ये फिर ये एक साथ लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर जो टेम्परेचर है वो 373 केल्विन ही चाहिए, और 1 से 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे हो जा रहा था। मतलब इसके लिए जब कुछ नहीं लगा है तो इतना ड्रास्टिक कंडीशन, जब एक NO2 लग गया तो कंडीशन में, है ना, जो है बहुत माइल्ड कंडीशन, मतलब 100 डिग्री पर हीट कर रहे हैं, 1 से 3 एटमॉस्फेयर ले रहे हैं, हो जा रहा रिएक्शन। फिर ऐसा किया गया कि भाई इसमें और NO2 लगा दिया गया, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया गया NO2, फिर यहाँ पर NO2 लगा दिया गया, है ना, ऑर्थो और पैरा दोनों पे लगा दिया गया, और NaOH के साथ रिएक्शन कराया तो देखा गया कि भाई ये 350 केल्विन पर ही हो गया और 1 एटमॉस्फेयर पर हो गया, मतलब नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये रिएक्शन यहाँ पर हो गया। मतलब जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हम लोग ऑर्थो या पैरा पर लगाते चले जा रहे हैं, उतना जो कंडीशन चाहिए अपने को वो कम ड्रास्टिक चाहिए, उतना आसानी से ये रिएक्शन हो जा रहा है। मतलब अगर हम लोग यहाँ पर NO2 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 तीनों पे लगा दिए तो ये 308 केल्विन पर ही रिएक्शन हो गया 1 एटमॉस्फेयर पर। ठीक है, मतलब वही 25-30 डिग्री के आसपास हीट कर दिया है, और ऐसा यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन के बाद ऐसा प्रोडक्ट बन जा रहा है। समझ गए आगे बात? अच्छा, इस मॉलिक्यूल को बोला जाता है क्या, पिक्रिक एसिड। ठीक है, दिस इज पिक्रिक एसिड, हाईली एसिडिक होता है, इसका जो पीके वैल्यू है ये 0.9 के आसपास होता है। समझे बात? अब देखो, तो नॉर्मली अगर कराना था तो ये हाईली ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए, लेकिन अगर ऑर्थो या पैरा पर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जा रहा है तो कंडीशन, है ना, कम से कम ड्रास्टिक होती चली जा रही है। ठीक है, तो ऐसा देखा गया कि भाई ये हो रहा है, और बाद में ये समझा गया कि यहां पर AR-SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है इन जगहों पर जहां पर अपने NO2 ग्रुप या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जा रहे हैं। समझ के बाद, तो यहां पर AR-SN2 मैकेनिज्म से ये रिएक्शन हो रहा है। क्लियर हुआ इतना बात? तो चलो इसको नोट कर लो, अब समझा जाए कि NO2 लग जाने से कैसे AR-SN2 हो जा रहा है और क्यों कम ड्रास्टिक कंडीशन अपने को चाहिए। ठीक है, लिख लिया है? मैकेनिज्म समझा जाए AR-SN2 का, और वो भी कौन सा, एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। ठीक है, देखियो सबसे पहले स्टेप में इसमें क्या होता है, यहाँ NO2 जुड़ा हुआ है, कोई न्यूक्लियोफाइल हम लोग ने ले लिया, जैसे OH- ले लिया, ये इस कार्बन पे करता है अटैक पहले स्टेप में, और ये वाला पाई बॉन्ड जो है, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, होना ही पड़ेगा ना भाई, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तभी ना इसमें पॉजिटिव आएगा, और फिर ये OH- आकर यहाँ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर Cl और OH ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा, और ऐसा एक इंटरमीडिएट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बोलो सर इस पर कैसे अटैक हो गया, अभी तो आपने बताया था कि बैक साइड अटैक पॉसिबल नहीं है,
तो जब यहां पर हो ही सकता है तो फिर बैक साइड क्यों नहीं हो सकता? समझो बात, ये जो OH माइनस का अटैक हो रहा है ये इस लीविंग ग्रुप के बैक साइड से नहीं हो रहा है ना, ये वन स्टेप नहीं हो रहा, यहां से ये इंटरमीडिएट बना है। ठीक है, बेंजीन मान लो इस प्लेन पर है तो इसके p ऑर्बिटल किस प्लेन पर होंगे? इसके ऐसे परपेंडिकुलर होंगे। तो ये OH माइनस जो है ना ये इसके अबव या बिलो से इसके p ऑर्बिटल में अटैक कर रहा है, यहां पर अपना बॉन्ड बना रहा है और इसकी वजह से ये वाला पाई क्लाउड इस पर शिफ्ट हो जा रहा है। मतलब अब इस Cl के बैक साइड से अटैक का बात नहीं कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो पाई बॉन्ड बना हुआ है ये इन दोनों p ऑर्बिटल के ओवरलैप से बना है, तो इस p ऑर्बिटल में आके यहां से OH बॉन्ड बना रहा है। समझ के बात, अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन, और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जा रहा है तो इस पर आ जा रहा है नेगेटिव चार्ज। इसको बोलते हैं हम लोग, अच्छा इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं जैसा वहां बोलते थे, और इसको हम लोग मीजेनहाइमर कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, है ना, मीजेनहाइमर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ऑफ कोर्स रेजोनेंस करेगा, तो इसके रेजोनेंस से एक बार नेगेटिव यहां आएगा, है ना, ऐसा कुछ यहां नेगेटिव आ जाएगा N डबल बॉन्ड O, यहां नेगेटिव आ जाएगा, ऐसा ऐसा बन जाएगा, यहां Cl और OH है ना, फिर यहां से ये एक बार ऐसे भी जाएगा तो एक ऐसा भी यहां पर कंपाउंड जो इंटरमीडिएट है ऐसा बन जाएगा। मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये बढ़िया से इस पूरे रिंग में डीलोकलाइज्ड है, और ये नेगेटिव चार्ज इस NO2 में भी डीलोकलाइज्ड है। देखो ध्यान से, मतलब इसके 1 2 3 नहीं, एक यहां से भी, मतलब एक इधर बना भी देते हैं, यहां से 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते दिखाई दे रहे हैं, और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इनमें से हाईली स्टेबल है क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये जब यहां नेगेटिव आ रहा है तो इसका माइनस आई भी इसको स्टेबलाइज कर रहा है और रेजोनेंस से भी स्टेबलाइज हो रहा है। समझ में आई बात? तो इसीलिए सिर्फ ऑर्थो या पैरा पर ही NO2 होगा तभी ये रेजोनेंस मिल पाएगा। ध्यान से देखो, अगर ये NO2 मेटा पर होता तो यहां नेगेटिव नहीं आ रहा है, अगर ये NO2 इस मेटा पर होता तो यहां भी नेगेटिव नहीं आ रहा है। कहां कहां आ रहा है? या तो ऑर्थो पे आ रहा है ना, देखो, या पैरा पे आ रहा है। तो इसीलिए ये मैकेनिज्म केवल और केवल तभी फिजिबल है जब एराइल हैलाइड के ऑर्थो या पैरा पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे। ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में यहां कंफ्यूज करता है। ठीक है, कराएंगे क्वेश्चन तो क्लियर होगा। तो समझ में आई बात? तो अब ये स्टेप जो है, क्योंकि एक स्टेबल इंटरमीडिएट बना है इसलिए ये फेवरेबल है। ठीक, अच्छा इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो केवल एक ग्रुप आकर जुड़ा है, कुछ मॉलिक्यूल से अभी बाहर नहीं गया है, इसलिए इस वाले स्टेप को हम लोग एडिशन स्टेप बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक OH आकर जुड़ा है, बाहर कुछ नहीं गया है। और यही वाला स्टेप क्या होता है? इसका RDS होता है। समझ के बाद, तो स्टेप 1 में एडिशन हुआ। अब अगर हम लोग स्टेप 2 की बात करें तो अब ये इंटरमीडिएट जो है, अगर आप देखें ध्यान से, है ना, Cl और OH, तो ऐसा तो नहीं कि ये इंटरमीडिएट अब हमेशा रहेगा, ये वापस एरोमेटाइज होने की कोशिश तो करेगा ही। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये वापस यहाँ बॉन्ड बनाते हुए इन दोनों में से जो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उसको बाहर कर देगा। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स Cl एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ से क्लोरीन को बाहर कर दिया और वापस इसकी एरोमेटिसिटी गेन हो गई, यहाँ पर ऐसा OH आ गया। समझ के बाद, और यहाँ पर अगर आप देखें तो एक ग्रुप यहां से निकला है, एलिमिनेट हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग एलिमिनेशन स्टेप बोलते हैं। और क्योंकि पहला स्टेप RDS था तो ये वाला स्टेप ऑफ कोर्स फास्ट होगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट मैकेनिज्म है ArSN2 का। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि अगर एराइल हैलाइड में ऑर्थो या पैरा पर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, इस तरह का जो इसको रेजोनेंस से एज वेल एज माइनस आई से भी स्टेबलाइज करे, तो वहां पर ArSN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है ना, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर? नोट कर लीजिए। क्लियर करें?
जल्दी से एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लिया जाए इसका। कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, रेट लॉ जल्दी से हम लोग लिख सकते हैं। एराइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल, ऑर्डर 2, मॉलिक्यूलरिटी 2। बोलो भाई, होगा ना ऐसा? क्योंकि आरडीएस में ये और ये दोनों थे, ठीक, तो इसलिए ऐसा हो गया। अगर एनर्जी प्रोफाइल अपने को बनाना है ना, अगर अपने को एनर्जी प्रोफाइल बनाना है तो पहला स्टेप आरडीएस है तो ऐसा होगा, सेकंड स्टेप फास्ट है तो ऐसा होगा, ठीक है। ये ऊपर या नीचे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एनर्जी प्रोफाइल ऐसा होगा इसका। एक बात और अगर लिख सकते हैं इसमें, तो हम लोग लिख सकते हैं कि कार्बेनाइन इज इंटरमीडिएट, है ना। कार्बेनाइन इज इंटरमीडिएट। जो मीज़ेनहाइमर कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो कार्बेनाइन ही तो है ना, उसमें कार्बन पे नेगेटिव है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि कार्बेनाइन इज इंटरमीडिएट, ठीक है। एक और बात अगर करें, ये बढ़िया बात है, अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, मान लीजिए अपने पास फ्लोरोबेंजीन है, नाइट्रो लगा हुआ है पैरा पर, क्लोरोबेंजीन है, नाइट्रो लगा हुआ है पैरा पर, ब्रोमोबेंजीन है, नाइट्रो लगा हुआ है पैरा पर, और आयोडोबेंजीन है, नाइट्रो लगा हुआ है पैरा पर, ठीक है। आपको पूछा जाए कि अलग अलग एराइल हैलाइड्स है ये, ऑर्डर ऑफ ArSN2 इन दीज क्या होगा? तो सबसे पुअर लिविंग ग्रुप ये है, सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप ये है, तो हम लोग बड़े आसानी से बोल देंगे कि सबसे ज्यादा रेट इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, जस्ट लाइक SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। लेकिन यहां पर ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि इस बार आप ध्यान से देखें तो हैलोजन कौन से स्टेप में बाहर हो रहा है? फास्ट स्टेप में। तो हैलोजन पर डिपेंड नहीं कर रहा रेट, नहीं, रेट तो डिपेंड करेगा किस पे? आरडीएस स्टेप पर। और आरडीएस स्टेप में मेसेनहाइमर कॉम्प्लेक्स बनता है, तो उसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतना फास्टर रेट होगा। मतलब समझिए, मतलब ये बोला जा रहा है कि ऐसा जो इंटरमीडिएट मेसेनहाइमर कॉम्प्लेक्स बना, मान लो यहाँ OH है, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ NO2 है, यहाँ कोई भी हैलोजन हो, ठीक है, ये कोई भी हैलोजन हो, तो इसकी स्टेबिलिटी ना गवर्न करेगा रेट को, क्योंकि आरडीएस में यही बनता है। तो जितना रेजोनेंस इसका, इस नेगेटिव चार्ज का इस मॉलिक्यूल में है, उतने इसमें होगा, उतने इसमें होगा, मतलब फ्लोरीन को हटा के क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी कर दो उतना ही होगा। तो रेजोनेंस से तो बराबर स्टेबलाइज है, लेकिन माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका है? फ्लोरीन का। तो ये माइनस आई क्योंकि सबसे ज्यादा फ्लोरीन का है, तो इस नेगेटिव चार्ज को फ्लोरीन सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा इन तीनों की तुलना में। क्या? तो ये ज्यादा स्टेबलाइज फ्लोरीन के साथ हो रहा है, तो इसका रेट ज्यादा होगा। ये बढ़िया क्वेश्चन हो जाता है ना। ये जिन लोग को नहीं मालूम वो तुरंत गलती करते हैं, क्योंकि ArSN2 लिखा है, रेट लिखा है, तो अगर नहीं पता तो बच्चे SN2 से कंपेयर करके कर देते हैं, लेकिन ये पता होना चाहिए, समझ, अच्छी बात है। और यही चीज एक्सपेरिमेंटली भी देखी गई कि अगर क्लोरीन का जो रेट है, जिस भी रेट से जा रहा है, रिलेटिव रेट को 1 बोल दिया, तो ब्रोमीन का 0.8 होता है, आयोडीन का 0.4 होता है। मतलब अगर ये 1 से जा रहा है तो ये उससे कम 0.8 से जाएगा, इससे कम 0.4 से जाएगा, और फ्लोरीन का जो रिलेटिव रेट हो जाएगा वो इसकी तुलना में 132 टाइम्स हो जाएगा। मतलब कंपेयर टू क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन इज हाईली हाईली रिएक्टिव। समझ के बात ना? तो ये बात ध्यान रखिएगा, जल्दी से नोट कर लीजिए। क्लियर किया जाए? चलो लिखो, राइट प्रोडक्ट्स।
चलो पहले इतना करो, और भी देखा जाए फिर। पॉज करके करिए, हो गया होगा। देखो तो इसके पैरा पर है ना, हेलो एराइल एलाइड है, पैरा पर NO2 है, बड़े आसानी से ये करा देंगे आप। ये न्यूक्लियोफाइल है, ऐसा कुछ बन जाएगा। यहाँ पर NO2 और यहाँ पर 5 मेंबर्ड रिंग ऐसा बन गया। ठीक है, इसकी बात करें तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल सल्फाइड है, ये इस पर अटैक करके इसको बाहर करेगा। ये बात पढ़े हम लोग। यहाँ पर NO2 हो जाएगा और यहाँ पर सल्फाइड बन जाएगा ना, S2 माइनस S1 माइनस बन जाएगा, क्योंकि ये एक्सेस में लिए हैं। तो अब ये फिर से इस स्पीशीज पे अटैक करके यहाँ पर फिर से ऐसा बेंजीन जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा। बना लिए होंगे क्योंकि ये एक्सेस में था। ठीक है, हाँ। ये जैसे थर्ड क्वेश्चन देखा जाए, इधर का आंसर लिख लो, है ना, और क्वेश्चन दे दूंगा यहाँ पर। हाँ भाई, इसमें अगर 1 इक्विवेलेंट है तो अब NO2 है, फ्लोरीन है और ब्रोमीन है, तो 1 इक्विवेलेंट है तो किसको बाहर करेगा, जिसका रेट ज्यादा होगा। तो ऑफ कोर्स पहली बार में ब्रोमीन और फ्लोरीन में फ्लोरीन का रेट ज्यादा होता है, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो अगर 1 इक्विवेलेंट दे दिया है तो आप इस फ्लोरीन को बाहर करके यहाँ पर OCH3 जोड़ दोगे। ठीक है, और ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन के ऑर्थो पर नहीं है NO2, मेटा पर है। तो ये इस पर अब ArSN2 नहीं हो सकता, यही बात मैं समझा रहा था। ArSN2 तभी होगा जब हैलोजन के रेस्पेक्ट में ऑर्थो या पैरा पर NO2 हो, जो इसके साथ है। नहीं तो 1 इक्विवेलेंट फिर रिएक्टिविटी नहीं देखोगे, रिएक्टिविटी तो तब देखोगे जब दोनों के लिए, दोनों में ArSN2 हो रहा हो। तो इसमें तो हो ही नहीं रहा, समझ के बात ना। तो एक इक्विवेलेंट है तो ब्रोमीन को बाहर करेंगे, फ्लोरीन जैसा है वैसा ही रहेगा, है ना। ये एक बढ़िया सवाल था और इसको कई लोगों ने सही किया होगा। क्या बोलो भाई। और हाँ, अब एक्सेस में ले लेंगे तब दोनों हट जाएगा। नहीं, एक्सेस में ले लेंगे तो चेक करो आंसर, ये लिख दिया होगा, है ना। यहाँ OCH3 आ जाएगा, और क्योंकि ये एक्सेस में है तो यहाँ पर भी OCH3 नहीं आएगा, क्योंकि एक्सेस में होने से भी क्या, यहाँ पर तो ArSN2 नहीं होता ना भाई। तो एक इक्विवेलेंट लो चाहे 10 इक्विवेलेंट लो, नहीं होगा। तो दोनों केस में प्रोडक्ट सेम बनेगा। बढ़िया सवाल है, इसे बात करो। तो इसमें 1 इक्विवेलेंट लिया है। अब देखो इस NO2 के ऑर्थो पे ब्रोमीन है, इस NO2 के ऑर्थो पे क्लोरीन है। नहीं, इस NO2 के मेटा पे क्लोरीन है, कोई बात नहीं। ऑर्थो पर एक NO2 तो है ना उसके, बस उससे ArSN2 हो जाएगा। अब यहाँ एक इक्विवेलेंट दिया है तो अब आप क्लोरीन को बाहर करोगे, क्योंकि क्लोरीन का रेट ब्रोमीन से ज्यादा होता है, बस इतना सोच के कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर SH आ जाएगा और यहाँ पर NO2 है, यहाँ पर NO2 है और यहाँ पे ब्रोमीन रहेगा। हाँ, एक्सेस में ले लेता तो ब्रोमीन भी हटा देते हैं। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखो।
इनको करिए, हो गया। देखो तो इसमें नाइट्रेशन करा रहा है, तो ए में क्या बन जाएगा, यहां पर यहां 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 कहीं भी एक जगह नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा ना, तो NO2 आ गया और फिर CH3O- से रिएक्शन करा रहा है, तो ये वाला क्लोरीन इस NO2 के ऑर्थो पे पड़ गया, तो फिर ये यहाँ अटैक करके इसको बाहर कर देगा। मतलब फाइनल प्रोडक्ट अगर अपने को लिखना है तो हम लोग यहाँ पर OCH3 ऐसा लिख देंगे, यहाँ NO2 होगा और यहाँ पर Cl होगा। इसका रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि ये इसके मेटापर है। इसमें OH माइनस है, 1 इक्विवेलेंट लिया है, तो 1 इक्विवेलेंट लिया है। आपको देखो ये NO2 के ये ऑर्थो पर है, इस NO2 के पैरा पे है, ये ब्रोमीन इस NO2 के ऑर्थो पे है, इसके पैरा पे है, मतलब बोथ आर इक्वली रिएक्टिव। तो एक इक्विवेलेंट लिया है तो ज्यादा नहीं सोचते हुए आप सीधा क्या करेंगे कि फ्लोरीन को बाहर करके प्रोडक्ट बना देंगे, OH NO2 है ना, NO2 Br ऐसा। अगर एक्सेस में लिया होता तो इसको भी बाहर कर देते, समझ गए बात। इसमें देखो ये एक्सेस में लिया हुआ है, तो हाँ इसका प्रोडक्ट, क्योंकि ये NO2 के मेटा पर है तो यहां पर नहीं होगा रिएक्शन, कंफ्यूज मत होइएगा, यही इसके ऑर्थो पर है इसलिए सिर्फ यही रिएक्शन होगा। और इसमें जो फाइनल आंसर हम लोग लिखेंगे, ये NO2 यहां पर आ जाएगा Cn और यहां पर भी आ जाएगा Cn। Cn आएगा कि नहीं आएगा, यहां फ्लोरीन है, बोलो आएगा, क्योंकि जब आप यहां Cn जोड़ दिए तो अब तो साइनाइड भी तो अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है NO2 जैसा, तो इसके पैरा पे ना पड़ा फ्लोरीन, तो अब यहां पर भी हो जाएगा, समझ के बात ना। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन हो गया, नहीं कि पहले यहां नहीं होगा, पहले यहीं होगा, लेकिन जैसे ही ये साइनाइड यहां जुड़ गया वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया, तो अब तो इस फ्लोरीन के पैरा पर है ये साइनाइड, तो यहां पर भी हो जाएगा, इसलिए ऐसा हो गया। ये एक बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। इसमें I+ है, इसके ये दोनों बॉन्ड वीक है, भले इसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन क्योंकि ये स्टेबल नहीं है तो ये इधर या इधर से टूटना चाहता है, तो या तो इस पर अटैक करा के इसको इधर से तोड़ोगे या इस पर अटैक करा के इधर से तोड़ोगे। तो अगर आप इसका इस पर अटैक कराओगे तो नेगेटिव यहां आएगा, जो नेगेटिव यहां जाएगा इसमें रिपल्शन होगा। जब आप इस पे अटैक कराओगे तो नेगेटिव यहां आएगा, फिर नेगेटिव यहां आएगा, इसके +I से अनस्टेबल होगा। तो अनस्टेबल इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, लेकिन इधर ज्यादा हो रहा है, इधर रिपल्शन जो है वो ज्यादा है, इस वजह से इस पर अटैक ना होकर इस पर अटैक होगा, ये बॉन्ड इधर टूटेगा ना, तो ऐसा कुछ बन जाएगा। यहां पर CH3 था और यहां पर SR आ जाएगा और प्लस है ना, इधर IOCH3 ऐसा बन जाएगा, समझ गए बात ना। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, आई बात समझ में, ठीक है। चलो तो अब ये बात क्वेश्चन समझ में आ गया सबको कैसे करते हैं इसका। अच्छा अब आप एक काम करिएगा, एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, वो होमवर्क में ट्राई करिएगा, है ना, फिर नेक्स्ट क्लास में उसको मैं क्लास में ही यहां पर डिस्कस करूंगा, फिर आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है। 9th, ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए तो एराइल हैलाइड का भी अब असाइनमेंट देखकर आप लगाना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ठीक ठाक पढ़ लिए हैं, है ना। बेंजाइन मैकेनिज्म और पढ़ लें तो लगभग लगभग सब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नमस्कार।